अंडरवर्ल्ड की दुनिया में मुंबई पुलिस के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दया नायक, प्रदीप शर्मा, विजय सालस्कर पुलिस ऑफिसर्स का विशेष खौफ रहता था, क्योंकि ये क्रिमिनल्स को पकड़ते नहीं थे बल्कि सीधे ठोक देते थे। लेकिन अंडरवर्ल्ड की दुनिया में ऐसे भी खौफनाक क्रिमिनल हुए हैं जिनके जिंदा रहते दया नायक और प्रदीप शर्मा जैसे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट भी डर के साए में जिंदा रहते थे। आज हम अंडरवर्ल्ड के उस शार्प शूटर की स्टोरी लेकर आए हैं जिसने पुलिस की नाक में भी दम कर दिया था। वह दिन था साल 1997 का तारीख 12 दिसंबर। लोग अपने सामने एक क्रिमिनल का लाइव एनकाउंटर देख रहे थे। ये मौका था दादर के फूल मंडी का, जहां पूरे दिन चहल पहल का माहौल था। मगर यह माहौल उस समय सन्नाटे में बदल गया जब उस भीड़ के बीच 6 फुट लंबाई का एक आदमी अपने हाथ में रिवॉल्वर लिए खड़ा हुआ था और उसके चारों तरफ हथियारों से लैस मुंबई पुलिस के जवान खड़े थे। मुंबई पुलिस के इन नौजवानों को एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दया नायक लीड कर रहे थे और उनके निशाने पर था दाऊद इब्राहिम का खतरनाक शूटर सादिक कालिया। जी हाँ, लोगों के बीच भीड़ में रिवॉल्वर लेकर पुलिस के सामने जो व्यक्ति खड़ा था वह सादिक कालिया था। दाऊद के दुश्मनों के लिए वह मौत की तरह था, आम आदमी के लिए दहशत की तरह था, जबकि मुंबई पुलिस के लिए वह खतरनाक सरदर्द बनता जा रहा था। इसलिए पुलिस ने यह डिसाइड किया कि आज तो इस क्रिमिनल को अरेस्ट करना है। या तो इसे कंट्रोल करके अरेस्ट करेंगे और अदालत में पेश करेंगे, या फिर अगर इसने मुकाबला करने की कोशिश की तो इसे निपटा ही देंगे। मुंबई पुलिस के उस ऑफिसर ने सादिक कालिया को सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन उसने सरेंडर करने की बजाय मुंबई पुलिस के कसरती बदन वाले और पहलवान की तरह दिखने वाले पुलिस वाले को चैलेंज किया कि तेरे में दम है तो मुझे पकड़ के दिखा। पुलिस पब्लिक के बीच गोलीबारी करना नहीं चाहती थी, इसलिए पुलिस के उस ऑफिसर ने उसे बिना गोली चलाए ही पकड़ने की कोशिश की। दोनों के बीच फिल्मी स्टाइल में फाइट होने लगी। एक दूसरे को हैंड टू हैंड फाइट में दोनों मात देने की कोशिश कर रहे थे। मुंबई पुलिस के बाकी जवान भी देख रहे थे। कभी कोई एक को पटकता था तो कभी कोई दूसरे को पटकता था, और उन दोनों के बीच इस हाथापाई को लोग भी देख रहे थे। दोनों के बीच फिल्मी स्टाइल में फाइट होने लगी। एक दूसरे को हैंड टू हैंड फाइट में दोनों मात देने की कोशिश कर रहे थे। मुंबई पुलिस के बाकी जवान भी देख रहे थे। कभी कोई एक को पटकता था तो कभी कोई दूसरे को पटकता था, और उन दोनों के बीच इस हाथापाई को लोग भी देख रहे थे। जिस व्यक्ति के हाथ में रिवॉल्वर थी, इस मारपीट में उसके हाथ से रिवॉल्वर छिटक कर दूर जा गिरी थी। लेकिन इसी मारपीट के दौरान उसकी अपनी रिवॉल्वर उसके हाथ में आ गई थी। अब सादिक कालिया ने देर नहीं की और सीधा उस पुलिस ऑफिसर पर गोली चला दी। रिवॉल्वर से निकली गोली उस पुलिस ऑफिसर के जांघ में लगी और खून निकलने लगा। यह देखकर मुंबई पुलिस के जवान अब अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाए थे। उन्होंने अपनी बंदूकों के मुंह खोल दिए और धाएं धाएं गोलियां चलने लगी। गोलियां अपने टारगेट को हिट कर रही थीं। थोड़ी ही देर में उस आदमी का काम तमाम हो गया। जब उस व्यक्ति का पोस्टमार्टम हुआ तो उसके शरीर से 26 गोलियां निकाली गईं। इसी एनकाउंटर में दया नायक को भी गोली लगी थी और वह भी घायल हो गया था। इस एनकाउंटर के बाद दया नायक को 27 दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ा। चलिए आपको बता देते हैं कि अंडरवर्ल्ड की दुनिया में सादिक कालिया का खौफ क्यों था और उसके क्राइम करने का तरीका क्या था। सादिक कालिया के बारे में कहा जाता है कि वह जब भी अपने शिकार को गोली मारता था, उसके दोनों आंखों के ऊपर बनी भौहों के बीचों बीच लगती थी और एक ही गोली में उसके शिकार का काम तमाम हो जाता था। यह फैक्ट इतना मशहूर था कि यदि पुलिस को कोई ऐसी बॉडी मिलती जिसके एक्यूज्ड के बारे में उसे कोई क्लू नहीं मिलता, तो वह डेड बॉडी को देखकर यह समझने की कोशिश करती थी कि यह कत्ल किसने किया है और कत्ल करने का तरीका कौन सा है। तो यदि मरने वाले के माथे के ठीक बीच दोनों भौहों के बीच गोली लगती थी तो पुलिस यह अंदाजा लगा लेती थी कि इसको सादिक कालिया ने ही मारा है। सादिक कालिया एक 6 फीट लंबा, मजबूत, कदगाठी और बदन वाला व्यक्ति था और अपनी लंबाई का लाभ लेकर वह जब भी किसी पर निशाना साधता था तो उसका निशाना कभी नहीं चूकता था और गोली सामने वाले के ठीक माथे पर लगती थी। एक ही गोली में उसका काम तमाम हो जाता था। अंडरवर्ल्ड की दुनिया में यह इतना फेमस हो गया कि आगे चलकर लोग इससे खौफ खाने लगे। यहाँ तक कि पुलिस के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दया नायक को भी यह लगने लगा था कि अगर उन्होंने इसे नहीं मारा तो यह किसी दिन दया नायक को भी मौत के घाट उतार देगा। इस एनकाउंटर की खबर जब अंडरवर्ल्ड में फैली तो सन्नाटा फैल गया
और स्पेशली दाऊद इब्राहिम की गैंग सभी को बड़ा झटका लगा, क्योंकि जो व्यक्ति मारा गया था वह कोई साधारण क्रिमिनल नहीं था, बल्कि वह बड़ा ही खूंखार और खतरनाक शार्प शूटर था। पुलिस को लगा था कि जो व्यक्ति मर गया इसके बाद अंडरवर्ल्ड की कमर टूट जाएगी। फाइनली ऐसा हुआ नहीं। दरअसल सादिक कालिया की मौत तो इस फिल्म का केवल एक ट्रेलर था, असली पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। आपको बता दें कि सादिक कालिया का एक भाई आरिफ कालिया दुबई में रहता था, और जैसे ही उसे पता लगा कि उसके भाई का एनकाउंटर हो गया है तो उसने अपने भाई का बदला लेने की कसम खाई। अब मुंबई पुलिस के सामने अब एक और चैलेंज आने वाला था, और वह था आरिफ कालिया। इसकी कहानी के बारे में हम आपको इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे, लेकिन इसके पहले हमारे जिन साथियों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लें। सादिक कालिया की मौत के बाद आगे चलकर दया नायक और प्रदीप शर्मा ने एक मैगजीन में इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू लेने वाले का नाम शेखर गुप्ता था। इंटरव्यू के दौरान उन्होंने यह कहा कि सादिक कालिया ने वाकई में उन्हें फोन करके धमकी दी थी कि वह उनको जान से मार देगा। यह तो हमारी किस्मत थी कि समय रहते हमें उसकी परफेक्ट लोकेशन का इनपुट मिला और हमने उसे उसकी इसी लोकेशन पर घेर लिया, फिर उसे सरेंडर करने के लिए कहा। लेकिन जब उसने गोली चलाना शुरू किया तो सेल्फ डिफेंस में पुलिस ने भी गोली चलाई। उस समय इसे पकड़कर इसका एनकाउंटर ना किया जाता तो वह कभी भी हमारी जान ले सकता था। दुबई में सादिक कालिया सऊदी अरब पुलिस फोर्स के साथ रहा करता था। दरअसल सऊदी अरब की पुलिस के पैरेलल एक और फोर्स थी जिसका हिस्सा आरिफ कालिया बना था। जिस तरीके से हमारे यहाँ पैरामिलिट्री फोर्सेस होती हैं उसी तरीके से ये भी एक फोर्स थी। आरिफ कालिया को बाकायदा लड़ाई की ट्रेनिंग मिली थी, हथियारों को चलाने की ट्रेनिंग हुई थी। वह एक ट्रेंड पुलिसमैन था। मुंबई के अग्निपाड़ा में मौजूद खान बिल्डिंग में सादिक कालिया का परिवार रहा करता था। पुलिस स्टेशन के नजदीक एक मैदान हुआ करता था जिसे झूला मैदान कहा जाता था। इस मैदान में अक्सर क्रिकेट खेलने वाले और फुटबॉल खेलने वालों का जमावड़ा लगा रहता था, और लोग यहाँ पर अपने हेल्थ के पर्पज से खेलने के लिए आया करते थे। लेकिन जैसे ही शाम होती थी उसके बाद ही खेल का मैदान नशाखोरी का अड्डा बन जाता था। यहाँ पर एक स्थान और फेमस था जिसे काला पानी के नाम से जाना जाता था। ये जगह ड्रग्स की खरीदी और बिक्री के लिए जानी जाती थी, जहाँ पर सामाजिक तत्वों का जमघट लग जाता था। इस मैदान के आसपास जो चाय पान के टपरे थे वहाँ पर टाइम पास करने वाले लोग आकर बैठते थे। यहाँ पर ड्रग्स भी सप्लाई होती थी। कहते हैं कि एक अड्डा यहाँ पर ऐसा भी था जहाँ खुद हाजी मस्तान अपने लिए ड्रग्स की डोज लेने के लिए आया करता था। यह इलाका बेसिकली अग्निपाड़ा पुलिस स्टेशन के पीछे का इलाका था। आरिफ को जब अपने भाई की मौत के बारे में पता लगा तो उसने अपने भाई की मौत का बदला लेने का मन बनाया। उसने फैसला किया कि वह सऊदी अरब में पुलिस की नौकरी छोड़ देगा और यहाँ से मुंबई चला जाएगा। मुंबई में रहकर वह मुंबई पुलिस से अपने भाई की मौत का बदला लेगा। सुनने में यह बात आपको जरूर मजाक की तरह लगेगी, लेकिन इससे आप उस व्यक्ति के कॉन्फिडेंस का अंदाजा लगा सकते हैं जो अकेला मुंबई पुलिस से बदला लेने का इरादा बना रहा है। आरिफ ने दुबई पुलिस में रहते हुए ही दाऊद की डी कंपनी के साथ अपने कॉन्टेक्ट एस्टेब्लिश किए और वहां से कनेक्शन जुड़ने और परमिशन मिलने के बाद उन लोगों के सामने भी अपना इरादा जाहिर किया। जब उसे यह लगा कि उसके इस काम में डी कंपनी उसका साथ देगी तब उसने दुबई पुलिस की नौकरी से इस्तीफा दे दिया और अपने रुपए पैसों का हिसाब किताब कर लिया। इसके बाद जनवरी साल 1998 में दुबई छोड़कर मुंबई चला आया। मुंबई आने के बाद आरिफ अपनी फैमिली से मिलता है और उनके साथ कुछ वक्त बिताता है। जब आरिफ के फैमिली मेंबर्स को यह पता लगा कि आरिफ यहाँ किस इरादे से आया है तो वह काफी दुखी हुए, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि उनका दूसरा बेटा भी पुलिस की गोली का शिकार बन जाए। उन्होंने आरिफ को समझाने की काफी कोशिश की कि तुम पुलिस की नजरों में चढ़ने की बजाय एक सामान्य जिंदगी जियो, लेकिन आरिफ को यह मंजूर नहीं था। उसने तो डी कंपनी के छोटा शकील के साथ मिलकर उसके इशारे पर काम करना चालू कर दिया। डी कंपनी के इशारे पर काम करते हुए आरिफ कालिया ने जनवरी 1998 से अक्टूबर 1998 के बीच लगातार हत्याएं की। कहा जाता है कि इस छोटे से टाइम पीरियड में उसने 14 लोगों को मौत के घाट उतारा, और यह 14 लोग कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं थे, बल्कि यह सारे के सारे अपने अपने फील्ड के दिग्गज और पावरफुल लोग थे। इन्हीं लोगों में एक नाम था फारूक बटाटावाला का, जो कि एक कस्टम ऑफिसर था। इसका ग्राउंड नेटवर्क काफी तगड़ा था। अंडरवर्ल्ड के नेटवर्क में अंदर तक इसकी काफी पहुंच थी और इसे स्मगलिंग और अंडरवर्ल्ड की एक्टिविटीज की
इंफॉर्मेशन समय पर मिलती रहती थी। इसका खबरी नेटवर्क इतना जबरदस्त था कि चाहे वह दाऊद इब्राहिम हो, अरुण गवली, अमर नायक, छोटा राजन जैसा कोई भी गिरोह हो, ये सभी के भीतर की इंफॉर्मेशन अपने पास रखता था। कस्टम डिपार्टमेंट में ही एक और ऑफिसर काम किया करते थे जिनका नाम था दयाशंकर मराठावाला। फारूक बटाटावाला से भी बड़ा नेटवर्क दयाशंकर का था। कहते हैं कि मुंबई पुलिस जब 1993 के बम ब्लास्ट को इन्वेस्टिगेट कर रही थी, उस समय फारूक बटाटावाला ने उनकी काफी मदद की थी। फारूक बटाटावाला की इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन के बेसिस पर पुलिस को मुंबई बम ब्लास्ट की कंस्पायरेसी को सामने लाने में काफी मदद मिली। आगे चलकर फारूक बटाटावाला के संबंध शमीम तूफानी और हुसैन उस्तरा जैसे लोगों से हो गए। आपको बता दें कि यह वही लोग थे जिनकी दाऊद इब्राहिम की गैंग के साथ जानलेवा दुश्मनी थी। शमीम तूफानी और हुसैन उस्तरा जैसे लोगों ने ही साल 1993 के ब्लास्ट की सीक्रेट इंफॉर्मेशन फारूक बटाटावाला को दी थी और यह इंफॉर्मेशन सीधे सीधे दाऊद गैंग के खिलाफ थी। इस बीच में एक घटना और घटी। फारूक बटाटावाला का झगड़ा डोंगरी इलाके में एक खान नाम के लड़के से हो गया और फारूक बटाटावाला ने गुस्से में उस लड़के को गोली मार दी। इसके बाद डी कंपनी फारूक बटाटावाला की जान की दुश्मन बन गई। अभी कंपनी ने आरिफ कालिया को यह आर्डर दे दिया था कि वह हर कीमत पर फारूक बटाटावाला का तमाम कर दे। आरिफ के काम करने के तरीकों में एक यह भी तरीका शामिल था कि वह अपने दोस्त सगीर के साथ मिलकर अपराध को अंजाम दिया करता था। दरअसल आरिफ मोटरसाइकिल में पीछे बैठ जाता था और सगीर मोटरसाइकिल को चलाया करता था। ये दोनों अपनी मोटरसाइकिल को लेकर टारगेट के पास जाते थे और सीधा दिन दहाड़े आरिफ अपने टारगेट पर गोलियां बरसाता और फिर दोनों वहां से निकल लेते थे। फारूक बटाटावाला मुंबई के भिंडी बाजार में रहा करता था। एक दिन समय निकालकर सगीर की मोटरसाइकिल फारूक बटाटावाला के घर की तरफ मुड़ गई। फारूक की बीवी के सामने ही उसको गोलियों से भून दिया और फिर यह दोनों वहां से निकल गए। महात्रे अरुण गवली की गैंग में काम करता था जो डाभोलकर के स्थान पर अरुण गवली का काम कर रहा था। आरिफ कालिया ने इसका भी गेम ओवर कर दिया था। इसके अलावा प्रदीप शर्मा के फाइनेंसर कहे जाने वाले कुशल राज जैन को भी आरिफ कालिया ने ही मौत के घाट उतार दिया था, जो कि मुंबई के महिम का रहने वाला था। तो इस तरह आरिफ कालिया पर कुल 17 हत्याएं करने का आरोप था। अग्निपाड़ा के प्रोक्लेन इलाके में रहने वाले गामा ब्रदर्स की हत्याएं करने का आरोप भी आरिफ पर लगा और उन 17 लोगों में गामा ब्रदर्स भी शामिल थे। गामा ब्रदर्स के 2 भाइयों को सादिक कालिया ने मारा था और इसके 3 भाइयों को आरिफ कालिया ने मार दिया। इसके बावजूद भी गामा ब्रदर्स के बचे भाई आरिफ कालिया की परछाई को भी नहीं छू पा रहे थे। तब उन्होंने एक अलग ही चाल चली। उन्होंने आरिफ कालिया के पास किसी तरीके से यह संदेश भिजवाया कि वह उसके साथ समझौता करना चाहते हैं, वह खून खराबा नहीं चाहते हैं और उसे मंडोली करने के लिए बुलावा भेजा। गामा ब्रदर्स ने आरिफ को अपने हेडक्वार्टर पर मिलने के लिए बुलाया। जिस दिन मिलने का समय तय किया गया था, आरिफ उस दिन गामा ब्रदर्स के हेडक्वार्टर उनसे मिलने के लिए पहुंच गया। आरिफ जैसे ही अंदर पहुंचा तो उसे अंदर बिठा दिया गया और चाय नाश्ते का प्रबंध करने के बहाने लोग वहां से बाहर चले गए। तभी वहां पर एक व्यक्ति आया। वह आरिफ को पहचानता था। उसने आरिफ से कहा कि तुमको यहाँ समझौते के लिए नहीं बुलाया है, बल्कि जान से मार देने के लिए बुलाया गया है और मुझे ही तुम्हें मारने की सुपारी मिली है, लेकिन मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता हूँ। तुम बाथरूम में जाओ और वहाँ की खिड़की की राड निकालकर वहाँ से भाग जाओ, इस तरह तुम्हारी जान बच जाएगी। आरिफ को अपने साथ हुए धोखे का एहसास हुआ और आरिफ ने ऐसा ही किया। इस तरह उसकी जान बच गई, लेकिन उसके मन में गामा ब्रदर्स के लिए खुन्नस और बढ़ गई। इसके बाद आरिफ कालिया ने अपनी लाइफ का फाइनल गेम खेला और उसने सीधे सीधे पुलिस के अधिकारियों को ही चैलेंज कर दिया। उसने एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा और दया नायक दोनों को ही जान से मार देने की धमकी दी। इस धमकी के बाद पुलिस डिपार्टमेंट भी परेशानी में आ गया, क्योंकि आरिफ कालिया एक खतरनाक क्रिमिनल था और उसने जो कहा था उसे वह कर भी सकता था। इसके बाद दोनों ही एनकाउंटर स्पेशलिस्ट की सुरक्षा बढ़ा दी गई। मुंबई पुलिस की हिस्ट्री में यह भी एक रिकॉर्ड बन गया कि एक क्रिमिनल की धमकी के चलते पुलिस के अधिकारियों को ही सुरक्षा देनी पड़ी। दूसरी तरफ प्रदीप शर्मा और दया नायक दोनों के मन में इस बात का डर बैठ गया था कि न जाने कब आरिफ कालिया की गोली का वह शिकार बन जाए। इसलिए पुलिस डिपार्टमेंट अपनी पूरी कैपेसिटी के साथ
आरिफ कालिया की सर्चिंग में लगा था। जहां एक तरफ पुलिस की कई पार्टियों आरिफ को ढूंढ रही थी, वहीं आरिफ भी पुलिस से बचता हुआ भाग रहा था। लेकिन अब वो दिन रात की इस भागम भाग से थक गया था। वो सोच रहा था कि अब मैं पुलिस में सरेंडर कर दूंगा और अपने किए की सजा काटकर बाकी की जिंदगी आराम से गुजारूंगा। आरिफ कालिया सरेंडर करना चाहता है। ये बात पुलिस तक भी पहुंच गई। पुलिस के सोर्सेज भी आरिफ कालिया को अपने कंट्रोल में लेना चाहते थे। उन्होंने अंधेरी के नजदीक मैकडोनाल्ड रेस्टोरेंट में आरिफ कालिया को मिलने के लिए बुलाया। उससे कहा गया कि यदि तुम सरेंडर करना चाहते हो तो बिना किसी हथियार के यहाँ पर मिलने के लिए आ जाओ। वहीं नजदीक एक कब्रिस्तान है जहाँ आरिफ कालिया के पिता को बुलाया गया और उनसे यह कहा गया कि तुम्हारा बेटा तुमसे मिलना चाहता है, इसलिए तुम यहाँ आ जाओ। आरिफ ने पुलिस की बात पर भरोसा किया और बिना किसी हथियार के पुलिस की बताई हुई जगह पर पहुंच गया। उसके सामने पुलिस वाले भी मौजूद थे। पुलिस वालों की पूछताछ और भाव देखकर आरिफ को शक हुआ। उसे यह एहसास होने लगा कि पुलिस वाले उसे गिरफ्तार नहीं करेंगे, बल्कि सीधे सीधे उसका गेम बजा डालेंगे। अब आरिफ को यह महसूस हुआ कि यहाँ आकर उसने गलती कर दी। वह यहाँ से किसी तरीके से बचकर भागना चाहता था। यह उसकी किस्मत थी या फिर कुदरत का करिश्मा कि ठीक उसी समय हवा का एक तेज बवंडर आया और थोड़ी देर के लिए पुलिस वालों की आंखें बंद हो गई। उन्हें कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। जब बवंडर गया और उन्होंने अपनी आंखें खोली तो मैदान साफ था। आरिफ पुलिस की आंख में धूल झोंक कर वहां से भाग चुका था। उसके एनकाउंटर का इरादा लेकर आए एनकाउंटर स्पेशलिस्ट सचिन वाजे और प्रफुल्ल भोसले हैरान रह गए कि अचानक आरिफ को जमीन निगल गई या फिर आसमान खा गया। दूसरी तरफ आरिफ वहां से बचकर भाग निकला था और अब वह मुंब्रा आ गया था। यहाँ उसने तबलीगी जमात को ज्वाइन कर लिया और अपनी भागम भाग भरी जिंदगी से अलग हटकर दीन और इस्लाम की जमात में आ गया। इस जमात का काम इस्लाम का प्रचार प्रसार करना होता है। आने वाले समय में 18 लोगों का जत्था इस्लाम के प्रचार प्रसार के लिए उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के लिए रवाना होने वाला था। आरिफ इसी ग्रुप में शामिल हो गया और वह मुंबई से निकलकर यूपी पहुंच गया। लेकिन पुलिस अभी आरिफ की तलाश कर रही थी। उसके पास यह इंफॉर्मेशन पहुंच गई कि आरिफ तबलीगी जमात के 18 लोगों के ग्रुप के साथ उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में पहुंच गया है। मुंबई पुलिस ने यूपी पुलिस से संपर्क किया और गोंडा के कंसर्निंग थाने तक यह इंफॉर्मेशन पहुंच गई कि मुंबई पुलिस की टीम तबलीगी जमात के ग्रुप से एक क्रिमिनल को अरेस्ट करने के लिए आ रही है। साल 1988 के दिसंबर महीने में पुलिस ने आरिफ कालिया को उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले की एक मस्जिद से गिरफ्तार कर लिया। मुंबई लाकर आरिफ को मुंबई की ऑथर रोड जेल में बंद कर दिया गया। आगे चलकर उसे जमानत मिल गई और वह बाहर आ गया। डी कंपनी तो आरिफ का ही इंतजार कर रही थी। बाहर आते ही उसे एक और काम दे दिया। हालांकि आरिफ यह काम करना नहीं चाहता था, लेकिन उसे काम को करना उसकी मजबूरी थी। डी कंपनी ने आरिफ को एक पत्रकार को जान से मार देने की सुपारी दी थी, क्योंकि उसे पत्रकार ने छोटा शकील के खिलाफ अपने अखबार में कुछ छाप दिया था। आरिफ अब उस पत्रकार को मारने की प्लानिंग करने लगा। दूसरी तरफ उसे पत्रकार को यह पता लग गया था कि उसके लिए अंडरवर्ल्ड की तरफ से फील्डिंग लगाई जा रही है। उसने इस बात की सूचना पुलिस को दी तो पुलिस अब इसी मौके का फायदा उठाकर आरिफ कालिया को निपटाने की तैयारी करने लगी। आरिफ भी समझ गया था कि इस सूचना के लीक होने के बाद पुलिस या तो उसे पकड़ लेगी या उसका एनकाउंटर कर देगी। वह पुलिस से बचता हुआ भाग रहा था। अंबरनाथ के झोपड़पट्टी इलाके में वह छुप कर रह रहा था। लगभग रात के 3 बजे पुलिस की टीम उस जगह पर पहुंच गई जहां आरिफ कालिया छुपा हुआ था। पुलिस ने वहां से आरिफ कालिया को गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक अरेस्ट करके उसे थाने लेकर आए, टॉर्चर किया गया और उसके बाद इस पत्रकार के घर के सामने उसका एनकाउंटर कर दिया गया, जिसे वह मारना चाहता था। फाइनली इस तरह आरिफ कालिया मारा गया। प्रदीप शर्मा और दया नायक जैसे अधिकारियों के दिल से भी डर निकल गया। हमारा आज का वीडियो यहीं तक। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए और वीडियो पर अपनी राय हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। फिर मिलेंगे नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।